मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। जैसे पिछले जो क्लास में हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट किए थे, जिस यूनिट में हम लोगों को वेल्डिंग के बारे में पढ़ना था। तो उस टॉपिक में हम आपको बताए थे कि वेल्डिंग होता क्या है, ये कितने टाइप का वेल्डिंग होता है, ये चीज़ हम आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वेल्डिंग बेसिकली है क्या, हमारा दो मेटल को आपको ज्वाइंट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या होता है कि सबसे पहले मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं। तो मेटल को मेल्ट करने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है। तो हीट जो है हम लोग दो मेथड से ऑब्टेन करते हैं, आइदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ आर्क, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब जिस मेटल को हमको मेल्ट करना होता है उसमें हम डायरेक्ट जो है करंट पास करा देते हैं। ठीक है, यानी उसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग वेल्डिंग को दो तरह से आपको कैटेगरी में डिफाइन किए थे। एक को हम लोग बोले थे आर्क वेल्डिंग और दूसरे को बोले थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमको मेटल्स को आपको वेल्ड करना है, उस दोनों मेटल जो पीस के सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, उसके कांटेक्ट में हम लोग करंट पास करा देंगे। करंट पास करने से वहाँ पर क्या होगा, हमारा हीट डेवलप होगा हमारा, और हीट से हमारा क्या होगा, वहाँ पर मेटल हमारा मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद वहाँ पर हम एडिशनल प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ वो मेटल हमारा ज्वाइंट होगा। और उस प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट मेटल्स को हम लोग क्या बोले थे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोल रहे थे। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया था कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ आर्क, यदि हम जिस मेटल्स को हमको मान लो, सपोज करो ये दो मेटल हमारा पीस है हमारा ये, ठीक है, इस दोनों को हमको ज्वाइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको इसके जो सरफेस है यहाँ पर हम आर्क का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, और आर्क जब फॉर्म करेंगे हमारा, तो उस आर्क से ये क्या होगा, इतना सफिशियंट हमारा यहाँ पर हीट डेवलप कर देगा जिससे हमारा कि ये मेटल जो हमारा होगा वो क्या होगा, मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा हमारा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया जो होगा मेल्ट होगा, तो यहाँ पर एक मेल्टिंग पूल होगा, मतलब गैप हो जाएगा हमारा। और इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर हम लोग फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। वो फिलर मटेरियल इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा, और उसके बाद इसको हम लोग फिर डिफ्यूज कर देते हैं, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के लिए जब छोड़ देंगे तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो हम मेटल ज्वाइंट करते हैं उसको हम लोग बोले थे आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग कैसे आर्क का फॉर्मेशन हुआ ये भी बताए थे कि आर्क जो है फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड को हमको क्या करना है, मोमेंटली शॉर्ट करवा देना है। मोमेंटली शॉर्ट करने के बाद उसको हमको फिर क्या करना है, सम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको हमको वापस खींच लेना है। ठीक है, जब एक बार आर्क हमारा फॉर्म हो जाएगा तो जो हमारा गैप जो हुआ उस गैप में ये आर्क हमारा कंटिन्यूअस क्या होगा, फ्लो होगा। वो इंस्टेंट हमारा जो आपका जो आर्क हुआ उस आर्क से हमारा क्या होगा, वहां पर जब आर्क फॉर्म होगा तो वो आर्क हमारा कंटिन्यूअस उस गैप में क्या होगा, आपको फ्लो होते रहेगा। और उस आर्क के चलते हमारा क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और उस हीट से हमारा क्या होगा, ये जो आपका वर्क जो पीस है हमारा वो मेल्ट होगा। हमारा मेल्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मेल्टिंग हमारा पुल होगा। हमारा मेल्टिंग पुल के चलते यहाँ पर डीप फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस डीप को हम लोग को फिल करने के लिए यहाँ पर फिलर मटेरियल इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम लोग डिफ्यूज करा देंगे, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और डिफ्यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपको वो दोनों वर्क पीस हमारा क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आर्क को कैसे फॉर्म किए ये देख लिए हम लोग। ठीक है, उसी कैटेगरी पर हम लोग फिर रेजिस्टेंस को आपको दो भाग में डिफाइन किए थे। एक को हम लोग बोले थे आर्क रेजिस्टेंस और एक को बोले थे हम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपका वेल्डिंग। ठीक है, और एक को हम लोग बोले थे क्या, आर्क वेल्डिंग। यानी बेसिकली वेल्डिंग हमारा कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का। एक को हम बोल रहे हैं आर्क वेल्डिंग और दूसरे को बोल रहे हैं क्या, आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब आर्क जो होगा फॉर्म होने के लिए आपको क्या, इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक कराना है। तो इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक कराने के लिए हमको क्या, सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोर्स हमारा जो हो सकता है एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। यदि एसी जो सोर्स से हम आर्क का फॉर्मेशन करेंगे तो एसी आर्क वेल्डिंग कहलाएगा। यदि हम डीसी जो सोर्स से आर्क का फॉर्मेशन करेंगे तो डीसी आपका वेल्डिंग होगा हमारा।
क्या होगा, वो डीसी वेल्डिंग होगा। तो ये सारी चीज़ हम पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली हमारा वेल्डिंग का कितना टाइप हो गया, 2 टाइप का। एक को हम लोग क्या बोल दिए, हम लोग एक को बोले आर्क जियो वेल्डिंग और दूसरे को बोल दिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आपको बताए थे कि जैसे हमको 4 वेल्डिंग का हम लोग नाम लिए थे, वो कौन कौन था, हमारा मेटालिक आर्क वेल्डिंग था, दूसरा हम लोग बताया था हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, तीसरा हम लोग बोले थे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, और चौथा था आर्गन और नियॉन वेल्ड, ये हमारा, ठीक है। सिमिलर वे में रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी हम लोग 4 या 5 आपको बताए थे। स्पॉट वेल्डिंग होगा, बट वेल्डिंग होगा, सीम वेल्डिंग होगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होगा और स्प्लैश वेल्डिंग होगा, इतने टाइप का हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आज के सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो कि आपका जो हमारा टाइप्स ऑफ, किस में जाएंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग डिस्कस करने के पहले, ठीक है, यदि मान लो हमारा कोई जो है हम आर्क वेल्डिंग को यदि हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग को कैसे, यदि मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो तो हमारा डिस्टेंस जो होगा आर्क और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। यानी आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ, यदि आर्क के लेंथ पर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आर्क पर क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मान लो हम लोग आर्क वेल्डिंग, कैसा आर्क वेल्डिंग, यदि हमारा मैनुअली ऑपरेटेड आर्क वेल्डिंग है, यदि मैनुअली ऑपरेटेड आर्क वेल्डिंग है, जो ऑपरेटर वो वर्क कर रहा है उस ऑपरेटर को आपको डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ, मतलब आर्क और इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस जो हमारा कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा वो जानेंगे। तो जैसे कि मान लो सपोज कर लो कि हम, यदि मान लो इलेक्ट्रोड है हमारा और एक आर्क है हमारा, यदि इलेक्ट्रोड और आर्क के बीच का डिस्टेंस हम कांस्टेंट मेंटेन नहीं करें तो क्या होगा हमारा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यदि मान लो कि इलेक्ट्रोड है हमारा, ये सपोज कर लो ये इलेक्ट्रोड है हमारा और ये हमारा क्या है, वर्कपीस है हमारा, ठीक है, और इसी दोनों के बीच में हमारा क्या आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि हम ये दोनों जो मान लो ये भी जो हमारा वर्कपीस है इसको भी हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, यदि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ हमारा कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। यदि मान लो इलेक्ट्रोड हमारा आर्क जो है, आर्क है, यदि इस इलेक्ट्रोड को हम आर्क के नजदीक ले जाएं तो आर्क के जब नजदीक आप ले जाओगे तो हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, मतलब आर्क का लेंथ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आर्क का लेंथ क्या होगा, घटेगा, और आर्क का लेंथ घटेगा इसका मतलब है कि आर्क का रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्यों कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यदि हमारा लेंथ हमारा आर्क का घटेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी आर्क का क्या होगा, घटेगा। यदि रेजिस्टेंस का आर्क घटेगा तो आई आप पढ़े हैं कि वी बाई आर, यदि ये रेजिस्टेंस घटा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा। और यदि करंट का वैल्यू हमारा बढ़ेगा तो उस केस में हमारा करंट की वैल्यू को बढ़ने से क्या होगा हमारा, कि आपका जो आर्क का जो डायमीटर है हमारा, ठीक है, आर्क का जो डायमीटर है हमारा वो क्या होगा हमारा, चूंकि करंट का वैल्यू हमारा बढ़ गया, यानी करंट का वैल्यू बढ़ा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा हमारा। और रेजिस्टेंस यदि घटेगा हमारा तो उस समय डायमीटर जो है हमारा, आर्क का डायमीटर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आर्क का डायमीटर क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। और आर्क का डायमीटर यदि बढ़ेगा तो अगेन जो हमारा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो आर्क जो होगा हमारा फॉर्म होगा, वो आपको आर्क को फॉर्मेशन जो होगा उस आर्क को कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट होगा हमारा, ठीक है। कैसे, इस चीज को फिर से समझें। हमने क्या कहा, यदि मान लो इलेक्ट्रोड है हमारा, यदि इलेक्ट्रोड को हम क्या करें, आर्क के नजदीक ले जाएं, जब इलेक्ट्रोड को आर्क के नजदीक ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आपका लेंथ जो हमारा वो क्या होगा, घटेगा। और लेंथ यदि घटेगा हमारा, तो लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, यदि ये लेंथ हमारा घटेगा तो रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा हमारा तो करंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस करंट की बढ़ने से हमारा क्या होगा, आपको करंट के बढ़ने से हमारा आर्क का डायमीटर जो होगा
वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्क का डायमीटर बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, आर्क का डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बोलेगा सर कैसे बढ़ेगा हमारा, ठीक है, आर्क का डायमीटर कैसे बढ़ जाएगा। आप पढ़े हो गए कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इतना हमारा, और एरिया जो हमारा होता है क्या होगा यहाँ पर पाई डी स्क्वायर बाई 4। यदि मान लो सिलिंडर होगा तो ये इतने के बराबर। अब सोचो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या है, घट रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा तो डायमीटर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा। और डायमीटर यदि बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, घट गया हमारा। और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगा तो इस केस में हमारा आर्क जो फॉर्म होगा उसको कंट्रोल करना हमारा क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हो करंट का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, फिर रेजिस्टेंस फिर घट रहा है। यानी ये कांस्टेंट यदि नहीं रखने से हमको क्या हो गया कि आर्क जो फॉर्म होगा, इस आर्क को फॉर्म जो होगा उसको कंट्रोल करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा हमारा। ठीक है, ये कब, जब हम इसके आर्क लेंथ की वैल्यू को क्या किए, घटाएं। अब सपोज कर लो यदि इलेक्ट्रोड को हम आर्क से दूर ले जाएं, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि लेंथ का वैल्यू हमारा बढ़ेगा, लेंथ का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी करंट का वैल्यू घटेगा हमारा, तो उस समय हमारा क्या होगा, ये जो डायमीटर होगा हमारा आर्क का डायमीटर, उस आर्क का डायमीटर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आर्क का डायमीटर का वैल्यू यदि घटेगा तो उस समय हमारा जो आर्क जो एक्सटिंग्विश होगा हमारा, वो किसी काम का नहीं होगा हमारा। यानी हम देखें कि यदि मान लो लेंथ की, आर्क लेंथ की वैल्यू बढ़ाएं या घटाएं, तो बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा आर्क लेंथ की वैल्यू को जब हम बढ़ाएं तो उससे जो हमारा आर्क एक्सटिंग्विश हुआ, वो आर्क जो है फॉर्म हुआ, वो क्या हुआ, हमारा बेकार है, मतलब वो कोई यूजफुल नहीं है हमारा। जब हम आर्क लेंथ की वैल्यू को घटा दिए, तो आर्क लेंथ की वैल्यू को घटाएं तो उस केस में जब हमारा आर्क जो फॉर्म हुआ हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, वो हमारा उस आर्क को हमको कंट्रोल करना बहुत ही क्या हुआ, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लेंथ पर हमारा क्या होगा, आर्क का हमारा लेंथ पर डिपेंड करेगा। यानी आर्क जो फॉर्म कराना है आपको कहाँ पर, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, उसका आर्क के बीच जो हमारा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, आर्क जो होगा हमारा जो फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, आपका वो मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होगा हमारा, जिससे कि उस आर्क का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी आपको आर्क जो हमारा फॉर्म कराना है आपको इलेक्ट्रोड और कहाँ पर हमारा वर्कपीस के बीच में, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखे हैं फैक्टर ऑन विच आर्क लेंथ डिपेंड, किस पर आर्क लेंथ हमारा डिपेंड करता है, या इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ, मतलब आर्क लेंथ पर इफेक्ट क्या होता है, लेंथ इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ बताए हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा सुनेंगे आप। इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग, किसमें हम बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक में नहीं। ठीक है, मैनुअली आर्क वेल्डिंग में, इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग इट इज नॉट ए पॉसिबल फॉर द ऑपरेटर टू मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। कहने का मतलब कि मैनुअल हमारा ऑपरेटर आर्क वेल्डिंग है, तो उस केस में हमारा ऑपरेटर को डिफिकल्ट होगा हमारा क्या, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो हमारा गैप है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने में। ठीक है, यानी उस कांस्टेंट को मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का गैप वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता है, उसको मेंटेन करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी हमारा। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ऑपरेटर टू मेंटेन ए कांस्टेंट आर्क लेंथ। और दूसरे शब्द में कह सकते हो कि ऑपरेटर को क्या होगा हमारा, आपको वो दोनों के बीच में मतलब कांस्टेंट लेंथ को ऑपरेट कराने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर ब्राउट क्लोजर, यदि इलेक्ट्रोड्स को हम नजदीक ले जाएंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स कहने का मतलब एक हमारा इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारा जो है ये मेटल हमारा जिसको हमको वेल्ड करना है उसी को हम एक इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो जो हम इलेक्ट्रोड
को मेटल के नजदीक लाएंगे, वर्कपीस के नजदीक लाएंगे। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर ब्राउट क्लोजर, यदि एक दूसरे को नजदीक लाएंगे, द आर्क लेंथ डिक्रीजेज, लेंथ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और आर्क लेंथ घटने से क्या होगा, हमारा आर्क लेंथ डिक्रीजेज काउजिंग डिक्रीजेज इन आर्क रेजिस्टेंस, आर्क रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। क्यों, आर जो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है। अब यहां पर आर्क रेजिस्टेंस का वैल्यू घटने से हमारा क्या होगा, आर्क में जो करंट पास होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा हमारा, ठीक है। मतलब करंट बढ़ने से क्या होगा, हीट ज्यादा डेवलप करेगा, देयरफॉर करंट इंक्रीजिंग, करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस करंट की वैल्यू को बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, करंट इंक्रीजिंग काउजिंग इंक्रीजेज इन आर्क डायमीटर। अब इस करंट की वैल्यू को बढ़ने से हमारा क्या होगा, आपको आर्क का डायमीटर का भी वैल्यू बढ़ेगा। अब बोलोगे सर आर्क का डायमीटर कैसे बढ़ गया हमारा, तो चूंकि हम क्या किए हैं, आपका इलेक्ट्रोड को एक दूसरे को नजदीक लिए हैं, तो लेंथ का वैल्यू तो घटा, लेंथ घटा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। रेजिस्टेंस यदि घटेगा, थोड़ा देखिए तो ये रिलेशन है हमारा कि आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू कितना 1/a, ठीक है। और एरिया जो होता है वो डायमीटर पर डिपेंड करेगा हमारा। ये यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा घटेगा तो डायमीटर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आर्क डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो आर्क डायमीटर घटेगा, मतलब आर्क डायमीटर एंड नाउ आर्क डायमीटर का वैल्यू क्या होगा हमारा, देयरफॉर करंट इंक्रीजिंग, करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, काउजिंग इंक्रीजिंग इन आर्क डायमीटर, आर्क डायमीटर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा हमारा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू घट गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा तो डायमीटर क्या हो गया हमारा, बढ़ा, ठीक है। अब इस आर्क डायमीटर के बढ़ने से फिर देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। द आर्क विल बी आउट ऑफ कंट्रोल इन दिस वे, मतलब इस कंडीशन में जो आर्क हमारा फॉर्म होगा वो आर्क को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा हमारा, ठीक है। यानी आपको देखें कि लेंथ का वैल्यू यदि हम घटा दिए, आर्क का लेंथ का यदि वैल्यू घटा दिए, तो वहां से जो आर्क हमारा फॉर्म हुआ उस आर्क को कंट्रोल करना क्या हुआ, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अब थोड़ा हम आर्क की लेंथ को बढ़ाते हैं। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर टेकन अवे, मतलब दूर ले जाए, और दूर ले जाने का कहने का मतलब क्या है कि लेंथ की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा देखिए इस रिलेशन से ध्यान से, लेंथ का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या, लेंथ यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा हमारा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, करंट का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। और इस रिलेशन से देखो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि बढ़ा दें तो डायमीटर ऑफ आर्क डायमीटर का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। और आर्क डायमीटर के घटने से हमारा क्या होगा, वहां पर आर्क का फॉर्मेशन होगा, और आर्क जो फॉर्म होगा हमारा वो आपका डिजायर्ड नहीं होगा, मतलब वो यूजफुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा ही होंगे भी, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर टेकन अवे द आर्क लेंथ इंक्रीजेज, बढ़ गया हमारा। और आर्क लेंथ यदि बढ़ेगा हमारा, आर्क लेंथ का वैल्यू यदि बढ़ जाएगा हमारा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो आर्क डायमीटर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, काउजिंग डिक्रीजेज इन आर्क डायमीटर। एंड नाउ अगेन रेजिस्टेंस यदि ये घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, उस केस में द आर्क विल बी फाइनली एक्सटिंग्विश्ड विच इज नॉट डिजायर, जो कि हमारा मतलब यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि आर्क लेंथ को यदि कांस्टेंट नहीं रखें, यदि उसको हम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, तो उससे जो आर्क का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, एक हमारा क्या हो गया, जब लेंथ की वैल्यू घटा दिए तो आर्क जो हमारा फॉर्म हुआ उस आर्क को मेंटेन करना क्या था, हमारा डिफिकल्ट था। और लेंथ का वैल्यू यदि आर्क लेंथ की वैल्यू को हम बढ़ा दिए तो हमारा जो आर्क जो फॉर्म हुआ वो हमारा क्या है, यूजफुल नहीं है, मतलब नॉट डिजायर्ड, यूजफुल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या होगा कि हमको एक ऐसा आर्क का जरूरत पड़ेगा जिस आर्क के चलते हमारा क्या हो, स्टेबलाइज आर्क हमको फॉर्म करना पड़ेगा। उस स्टेबलाइज आर्क के चलते ही हमारा क्या होगा, मेटल्स हमारा जो होगा वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद वो क्या होगा, आपस में हमारा ज्वाइंट होगा। यानी ज्वाइंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टेबलाइज आर्क का फॉर्मेशन होना चाहिए। और इस स्टेबलाइज आर्क का जो फॉर्मेशन होने के लिए आपका टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। जैसे कि आपको बताए थे कि एक बार यदि आर्क हमारा फॉर्म हो जाता है तो आर्क जो फॉर्म होने के बाद उस आर्क को मेंटेन करने के लिए
हमको जितना एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट था उतना वोल्टेज नहीं चाहिए, वो वोल्टेज हमारा क्या होगा, आपको फॉल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें ऐसा इक्विपमेंट यूज करेंगे, आपका कोई भी हमारा आप वेल्डिंग प्लांट ले लो, चाहे आपका एसी वेल्डिंग प्लांट ले लो या डीसी वेल्डिंग प्लांट ले लो, उसमें जो इक्विपमेंट जो होना चाहिए उसमें वोल्टेज का जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। यानी इस ड्रॉपिंग वोल्टेज हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉपिंग जो वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए आपको दोनों केस में आपको बताएंगे कैसे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर से देख लिए इस दोनों जो केसेस में, सो इन बोथ केसेस द आर्क बिहेवियर अप्रोचेज टू एक्सट्रीम कंडीशन, आइदर इट इज आउट ऑफ कंट्रोल और इट इज एक्सटिंग्विश्ड। मतलब ये दोनों जो प्रोसेस से जो हम आर्क का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, एक तो आइदर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और दूसरा हमारा जो आर्क फॉर्म हुआ जो कि हमारा डिजायर्ड नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टेबलाइज आर्क होना चाहिए। द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इज दस इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर वेल्डिंग। यानी प्रॉपर वेल्डिंग होने के लिए हमको एक स्टेबल आर्क की जरूरत है। और ये स्टेबल आर्क कैसे होगा, तो स्टेबल आर्क ऑब्टेन करने के लिए वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। यानी VI कैरेक्टरिस्टिक जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। अब कैसे हम वोल्टेज और करंट ड्रॉपिंग नेचर का होगा, तो आप तो आर्क को कैसे दो मेथड से हम बता दिए। आइदर हमारा यदि सोर्स हम DC यूज करेंगे तो DC आर्क होगा, यदि हम AC करेंगे तो क्या होगा, AC आर्क का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम आपको DC जो आर्क को हम कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं उसके बारे में चलिए। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि ये आर्क जो हमारा फॉर्म हुआ हमारा, इस आर्क को स्टेबलाइज कैसे हम करेंगे। जब तक हमारा आर्क स्टेबलाइज नहीं होगा तो आपको क्या होगा, हमारा ये जो मेटल हमारा शीट है जिसको हमको वेल्ड करना है, इसको वेल्डिंग करने के लिए हमको जो आर्क चाहिए वो आर्क हमारा कैसा होना चाहिए, आपको स्टेबलाइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे कि इसके बताए थे कि आर्क जो है आपको दो मेथड से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, आइदर बाई DC के सोर्स के हेल्प से और नहीं तो AC सोर्स के हेल्प से। यानी आर्क कैन बी फॉर्म बाई कैसे, DC सोर्स और नहीं तो AC सोर्स से। तो आर्क को हम लोग स्टेबलाइज होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट जो होना चाहिए वो दोनों हमारा ड्रॉपिंग नेचर का होना चाहिए। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आर्क जो हमारा स्टेबलाइज होगा, इस आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए आपका हम कैसे ड्रॉपिंग जो वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉपिंग जो वोल्टेज आपको किसके लिए, यदि मान लो तुम DC आर्क वेल्डिंग प्लांट बनाते हो तो उस केस में हम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैसे आपका ऑब्टेन करेंगे। यदि हम AC वेल्डिंग प्लांट यूज करते हैं तो उस केस में हम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आर्क स्टेबलाइज करने के लिए, हमको आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए आपका जो वोल्टेज हमारा जो होना चाहिए वो ड्रॉपिंग होना चाहिए, वो फॉर DC आपका वेल्डिंग प्लांट के लिए हम जानने जा रहे हैं। मतलब DC वेल्डिंग प्लांट के केस में हम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो आपको बताए थे कि DC जो वेल्डिंग जो प्लांट में हम लोग मोटर जनरेटर का सेट यूज करते हैं, ठीक है। मोटर वहाँ जो होता है वो स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर होता है और जनरेटर जो होता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। तो यहाँ पर हम आपका एक DC आपका मतलब प्लांट का आपका डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर ये डायग्राम जो ड्रॉ किए हुए हैं और डिफरेंशियल क्या है, हमारा कंपाउंड जनरेटर है। आपको पता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में हमारा दो फील्ड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं शंट फील्ड और एक को बोलते हैं सीरीज फील्ड, ठीक है। वो और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हमारा फील्ड सीरीज फील्ड का छोटा होता है तो उसको दो भाग में फिर हम लोग डिवाइड किए थे। एक को बोले थे आपका शॉर्ट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और एक को बोले थे लॉन्ग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। शायद ये सारे चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि आपको DC आर्क वेल्डिंग में हम कैसे हम वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉपिंग वोल्टेज कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आर्क को स्ट्राइक करने के लिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए। जब एक बार हमारा आर्क फॉर्म हो जाता है तो उस आर्क को फॉर्म करने के लिए
हमको जितना एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हाई वोल्टेज चाहिए था उस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वोल्टेज हमारा क्या होता है, आपको फॉल हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो हमारा इक्विपमेंट जो होना चाहिए, वेल्डिंग प्लांट का जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा ड्रॉपिंग वोल्टेज नेचर का होना चाहिए। तो हम डीसी के केस में हम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम हम बनाए हुए हैं। तो आपको डीसी के केस में हमारा ड्रॉपिंग जो वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में हम कैसे जो ड्रॉपिंग वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको ये बना के रखे हुए हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। आपको क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, दो हमारा फील्ड होगा, एक हमारा शंट फील्ड होगा, एक सीरीज फील्ड होगा। ठीक है, आपका ड्रॉपिंग वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर क्या किए हैं, सीरीज फील्ड का कॉइल जो है हमारा शंट फील्ड के कॉइल के अपोजिट में हम इसको बाउंड किए हैं। देखिए यहाँ पर अपोजिट बाउंड किया हो गया है। ठीक है, ये अब हमारा यहाँ पर जो है, आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो बेसिकली ये डायग्राम इसी टाइप का है। आप जब पढ़े होगे यही डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है हमारा, जिसमें ये शंट फील्ड है, ये क्या है, सीरीज फील्ड है। ठीक है, यदि यही डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए है हमारा, ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो ये क्या है हमारा, इसका आर्मेचर है हमारा। इस आर्मेचर से फील्ड पैरेलल में है, देखो आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड है हमारा। ठीक है, ये जो फील्ड आया है, फील्ड से एक हमारा जो टर्मिनल है वो कहाँ गया हुआ है, सीरीज फील्ड में है हमारा। देखिए इस फील्ड से एक टर्मिनल सीरीज फील्ड में है हमारा। ठीक है, ये फिर कहाँ से है हमारा, इसके आर्मेचर से कनेक्टेड है। देखो यहाँ से लेके यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिए, ये कहाँ है हमारा, इस आर्मेचर के टर्मिनल कनेक्टेड, यही डायग्राम है हमारा। तो यहाँ पर सीरीज फील्ड जो है वो शंट फील्ड का क्या रखे हैं, अपोजिट रखे हैं। चूंकि हमको क्या करना है, वोल्टेज जो कैसा चाहिए, आपको ड्रॉपिंग चाहिए। ठीक है, अब इसके कहने से क्या होगा हमारा, जैसे इसमें हमारा सीरीज फील्ड में करंट पास होगा हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक ये फील्ड होगा, बनेगा हमारा फील्ड जो सेटअप होगा वो क्या होगा हमारा, शंट के फील्ड में जो फ्लक्स हमारा जो सेटअप होगा उसका क्या होगा, ये अपोजिट होगा। ठीक है, और अपोजिट होगा तो हमारा रिजल्टेंट जो है फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू यदि घटेगा तो हमारा टर्मिनल जो वोल्टेज का भी वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब ये कैसे घट रहा है ये थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उस समय हमारा क्या सीरीज फील्ड से कोई करंट जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में हमारा कोई, यहाँ पर इस डायग्राम को समझेंगे, इस डायग्राम में यहाँ पर क्या है, ये तो पोर्शन इतना दूर का पोर्शन हुआ हमारा, ये क्या है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का क्या, दो टर्मिनल मिलेगा हमारा। दो टर्मिनल में एक टर्मिनल को हम क्या किए हैं, आपका मेटल वर्कपीस से कनेक्टेड किए हुए हैं, और इसी मेटल वर्कपीस से दूसरा मेटल इसके साथ हमारा ज्वाइंट है हमारा। ठीक है, दूसरे जो टर्मिनल से हम क्या किए हैं, एक आमीटर लगा दिए हैं। इसी आमीटर का जो टर्मिनल आया उससे हम केबल से एक इलेक्ट्रोड होल्डर है, इस इलेक्ट्रोड होल्डर को इलेक्ट्रोड रॉड से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, किससे, इलेक्ट्रोड रॉड से कनेक्ट कर दिए हैं। अब जब यहाँ पर तुम यहाँ वोल्टेज अप्लाइड करोगे हमारा, जब वोल्टेज हम अप्लाइड करेंगे तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस समय हमारा क्या होगा, जब मतलब आर्क फॉर्म नहीं हो रहा है तो सारा का सारा जो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज कहाँ, इस शंट फील्ड में अपीयर होगा हमारा। इस फील्ड शंट फील्ड में ये वोल्टेज हमारा टोटल अपीयर हो जाएगा एट नो लोड के केस में। तो उस केस में ये टोटल जो वोल्टेज के चलते हमारा क्या होगा, इतना सफिशिएंट वोल्टेज होगा जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा आर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा इस पर। ठीक है, दो मतलब जब स्ट्राइक करेंगे तो आर्क फॉर्म हो जाएगा, यानी आर्क फॉर्म हो गया हमारा। तो आर्क फॉर्म होने के बाद क्या होगा, मतलब करंट फ्लो हो जाएगा हमारा। जब आर्क हमारा फॉर्म हो जाएगा तो उस आर्क जब फॉर्म होगा तो हमारा उस समय क्या होगा, ये सीरीज फील्ड से करंट पास होगा हमारा। जब सीरीज फील्ड से करंट पास होगा तो इससे हमारा जो फील्ड सेटअप होगा वो हमारा नो लोड के केस में जो हमारा फील्ड था हमारा, उससे इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, ये मतलब ये जो हमारा इसका अपोजिशन होगा, अपोजिट होगा इससे।
तो रिजल्टेंट हमारा जो फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, यानी रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू जब घटेगा तो हमारा वोल्टेज का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वोल्टेज का भी वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। और वोल्टेज घट गया है, इसका मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में जितना हमको वोल्टेज चाहिए था तो उस वोल्टेज से तो यहाँ पर आर्क हमारा फॉर्म करा दिए। और आर्क जब फॉर्म हो गया हमारा, जब आर्क फॉर्म हो गया तो करंट हमारा कंटिन्यूअस जब इससे फ्लो करेगा, तो उस केस में कंटिन्यूअस जब फ्लो करेगा हमारा, तो उस करंट जब इस फील्ड में जाएगा तो इसमें हमारा फील्ड जो कॉइल है हमारा, उसमें जो मतलब फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा हमारा, वो क्या होगा, मेन जो फील्ड हमारा जो स्ट्रेंथ था नो लोड के केस से इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा हमारा, मतलब इसका अपोजिट होगा हमारा। और अपोजिट होगा तो एक आपको ये हमारा फील्ड क्रिएट करेगा, एक ये करेगा, और ये फील्ड का वैल्यू इस फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो रिजल्टेंट जो हमारा फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू घटेगा, फील्ड कहने का मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू यदि घटेगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज का भी वैल्यू जो होगा घट जाएगा। यानी आपको जितना एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में आर्क को स्टैब्लिश करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए था, अब उतना वोल्टेज की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये शंट जो फील्ड है इसके सीरीज में एक हम शंट रेगुलेटर लगा दिए। शंट रेगुलेटर का काम यही है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमारा, कि इसके क्रॉस जो है मतलब आर्क को फॉर्म करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इस फील्ड शंट रेगुलेटर के हेल्प से इसको एडजस्ट करके हम लोग एट द टाइम ऑफ यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जितना आपको वोल्टेज चाहिए इस आर्क को आपको स्टेब्लिश करने के लिए, उस फील्ड शंट रेगुलेटर के हेल्प से रेगुलेट करके यहाँ पर हम वोल्टेज ऑब्टेन कर लेते हैं। यानी आपका क्या देखें कि डीसी हमारे जनरेटर के सेट में आपका, यानी डीसी आर्क वेल्डिंग, बोलिए कि डीसी आर्क वेल्डिंग में हम लोग जो वोल्टेज हमारा, इसको ड्रॉपिंग वोल्टेज को कैसे ऑब्टेन किए, बाई कनेक्टिंग यही जो सीरीज फील्ड है इसको क्या किया, हमारा मेन जो फील्ड हमारा जो था उसके जस्ट इसका कॉइल कैसे किए हैं, इसका अपोजिट में रखे हैं। इसी अपोजिशन के चलते हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट जब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू घटा तो हमारा क्या हो गया, आपका वोल्टेज का वैल्यू भी घट गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया हमारा, यानी कैसे हम लोग ड्रॉपिंग जो वोल्टेज इन केस ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग ऑब्टेन किए, वो इसका डायग्राम था। तो इसके बाद हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पॉइंट में हम नहीं लिखे हुए हैं, हम इसको समझाने के लिए पहले इस डायग्राम को आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट डे सेशन में हम इसी को लेके चलेंगे। तो आपका ये पहले वाले सेशन में अभी जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले आपको बताए थे कि हमारा आर्क पर लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि हम आर्क लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएं और घटाएं तो क्या होगा। तो आपने देखा था कि आर्क लेंथ की वैल्यू को हम लोग जब घटाए थे तो घटाने से हमारा जो आर्क का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो आर्क जो हमारा जो फॉर्म हुआ था उस आर्क को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठीक है, कंट्रोलेबल नहीं था हमारा। यदि आर्क लेंथ की वैल्यू को हम बढ़ा दिए तो वहां से जो हमारा आर्क एक्सटिंग्विश हुआ वो हमारा क्या था, डिजायरेबल नहीं था हमारा। यानी आर्क को फॉर्म होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। आर्क लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि आर्क लेंथ हमारा वेरी करेगा तो हमारा जो आर्क का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा हमारा, यदि लेंथ का वैल्यू बढ़ा दें या घटा दें तो वहां से आर्क जो फॉर्मेशन होगा वो दोनों हमारा क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा वेल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी वेल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक स्टेबल वे में आर्क फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, वो आर्क जब तक स्टेबल नहीं फॉर्म होगा तो हमारा सुटेबल वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। और इस आपको स्टेबल आर्क को ऑब्टेन करने के लिए हमारा वेल्डिंग जो इक्विपमेंट में जो हमारा वोल्टेज आपका जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ड्रॉपिंग नेचर का। तो हम डीसी के केस में कैसे ड्रॉपिंग वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे ये आपको यहाँ पर समझाएं। एसी के केस में हम कैसे ड्रॉपिंग वोल्टेज ऑब्टेन करेंगे, तो एसी के केस में हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर के सीरीज में हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं, एक आपको रिएक्टेंस लगा देते हैं। उसी रिएक्टेंस को क्या करते हैं, वैरी करते हैं।
तो रिएक्टेंस लगाने से जब वैरी करेंगे तो हमारा क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है, आपको सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होगा जितना चाहिए, ठीक है। जब हमारा आर्क फॉर्म होगा तो आर्क जब फॉर्म होगा तो उस समय आर्क फॉर्म होने के बाद हमारा वो जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। हमारा रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये वोल्टेज हमारा जो घटा वो किसके चलते, हमारा रिएक्टेंस के चलते। तो उसी रिएक्टेंस को क्या करके वैरी करके हम एसी के केस में आपको क्या वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको ड्रॉपिंग नेचर का बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे सेशन में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर हम समझा चुके हैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक का हेडिंग रहेगा आपको कि हाउ वी हैव टू मेक ड्रॉपिंग वोल्टेज, हाउ वी हैव टू ऑब्टेन ड्रॉपिंग वोल्टेज इन केस ऑफ एसी आपका वेल्डिंग प्लांट और डीसी वेल्डिंग प्लांट। थैंक यू।